जो पट्टी होती है ना, राशि की पट्टी, वो पृथ्वी से बहुत दूर होती है, नहीं? और उस पट्टी और पृथ्वी के बीच में प्लैनेट घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में। तो जो प्लैनेट पृथ्वी और राशि के एंगल में जो प्लैनेट जहां पे आता है, उस जगह पे उस प्लैनेट को लिख दिया जाता है। जैसे ऋषभ, तुम्हारे बताओ, वृष राशि में कोई प्लैनेट है? नहीं सर। मिथुन में कोई प्लैनेट है? नहीं। कर्क में कोई प्लैनेट है? नहीं। सिंह में कोई प्लैनेट है? सिंह फोर्थ में पड़ेगा ना? नहीं, फोर्थ में भी नहीं है। फिफ्थ में कोई प्लैनेट है? हाँ, फिफ्थ में केतु, मून और सन। अच्छा, अब देखिए मैम, समझिए, केतु, मून और सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके जन्म स्थान यानी पृथ्वी, और 6 नंबर यानी वर्गो साइन जहाँ टायर पे था, उसके उस बीच में, उस 30 डिग्री के आर्च में। आर्च को ऐसे बनाओ, जैसे मान, अब यहाँ पे देखिए आपको समझ आ जाएगा, हम यहाँ पे बना के समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये ऋषभ पैदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ऋषभ यहाँ पैदा हुआ, और हम्म। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक, और ये मान हम्म। लो भचक्र है, और ये भचक्र के टुकड़े कर दिए 12 हमने, अंदाजे से कर दिए 12। तो अब जैसे हम्म। मान लो, अब हम इन सब टुकड़ों को ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। हम्म। ये सब बराबर बराबर है, हमारी आर्ट उतनी अच्छी नहीं, लेकिन ये सब बराबर बराबर है। तो अब जैसे ये मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये 12 टुकड़े हैं और ये ऋषभ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए 1 नंबर मेष है, ठीक है, हम्म। ये 2 नंबर वृषभ है, ये 3 नंबर मिथुन है, ये 4 नंबर कर्क है, ये सिंह है, ये कन्या है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ऐसे करके 12 हो गए। तो अब जब इसका, इसने जैसे कन्या में इसके जन्म में, तो यहाँ पे जब ऋषभ में जन्म लिया, तो ये देखिए 6 नंबर की राशि है, ये बेल्ट। तो इसका मतलब मून सन और केतु। केतु। और सन यहाँ पे थे, इस वाली हम्म। बेल्ट, इसके बीच में टहला ना, कोई पृथ्वी है, और हम्म। बाहर का ऊपर का सर्कल ये है नक्षत्रों, अभी ये राशियों का चक्कर ये है, राशियों वाला, इनके बीच में प्लेनेट टहलते हैं। तो जो प्लेनेट कोई यहाँ टहल रहा होगा, कोई यहाँ टहल रहा होगा, कोई यहाँ टहल रहा होगा, तो जो जहाँ जिस राशि के बैकग्राउंड में, पृथ्वी के सापेक्ष में जिस बैकग्राउंड में होते हैं, वो उस राशि में लिख दिए जाते हैं। तो अभी समझ में आई आपको कि कैसे जी। कुंडली को आसमान की पिक्चर को कैसे पेपर पे लेके आते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? जी। 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 बाकी अभी धीरे धीरे और कई बार इसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक बेसिक चीज पहले समझ में आनी चाहिए कि आसमान, जन्म के समय आसमान का जो डायग्राम होता है, वो 1 नैनो सेकंड के लिए समझ लो रुक जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है, हम उसकी फोटो खींच लेते हैं और उस पिक्चर को 12 खानों की कुंडली में सेट कर देते हैं। गोले की कुंडली को हम डायमंड शेप बॉक्स की कुंडली में स्थापित कर देते हैं, और वो हमारी कुंडली हो जाती है। 12 भाव इसलिए होते हैं क्योंकि 12 भाव जो हैं, अगर 30 डिग्री का एक भाव है तो 360 डिग्री, यानी ये भले 360 चौकोर की डिग्री। कुंडली होती हो, लेकिन ये दिखाती है हमारे गोल ब्रह्मांड को है, कि कौन सा हम्म। ग्रह कहाँ पे गोचर या ट्रांजिट या ट्रैवल कर रहा था हमारे जन्म के समय, किस राशि के, मतलब ग्रह के पीछे कौन सी राशि का बैकड्रॉप था, पर्दा था। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह जिस राशि के बैकड्रॉप, जिस राशि के सामने से ट्रेवल कर रहा होता है, उस राशि के गुण अपने अंदर ले लेता है। लाइका, जैसे कि आपने अगर कभी नाटक देखने गई हो स्टेज वाला, तो जैसे कब्रिस्तान के पीछे अगर पिक्चर होती है तो आदमी उस तरह के कपड़े पहनता है, वेडिंग की अगर पीछे पर्दा लगा होता है तो उस तरह का आगे कलाकार वैसा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो नक्षत्र और राशि का जो बैकड्रॉप होता है, ये हमें बताता है कि हमें लाइफ में अच्छा बुरा कैसा ग्रह बिहेव करेगा, अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसकी एनर्जी के हिसाब से वो प्लेनेट जीवन में आपके बिहेव करता है, जो जन्म में आपको मिल जाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत, ऋषभ? नो जी। सर। अभी तक जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इसमें आपके मन में कोई जिज्ञासा, क्वेश्चन हो, वो पूछो, फिर आगे चलते हैं। सर एक तो चीज सर, मुझे। जैसे हाँ हाँ, मैम पहले पूछ। हाँ बोलिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से उनका मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वो रोए नहीं, या उस तरह से कि थोड़ी देर में उनकी आवाज आई, तो फिर उस केस में कैसे करते हैं? जब आवाज आएगी तभी करेंगे उसके भी? नॉर्मली आवाज आने पे ही प्रमाण लेना चाहिए, जब आवाज आए, क्यों? कि इसका मतलब कि उसने अभी इस संसार में अपने आप को अनाउंस किया, देर से अनाउंस किया तो तब। देर टाइम ले। कई अगर अब मान लो कई बार बच्चा नहीं भी रोए, आवाज ना भी निकाले, हाँ। और नहीं तो आवाज हाँ। निकालते टूट पीट की आवाज निकलवाई दी जाती है, तो मतलब जब उसका फेफड़ा फेफड़ा पूरी तरह से ठीक चलने लगे मुंह से, तो वो टाइम आप नोट कर सकती हैं। फिर तो शायद सर हम सबके शायद, पता नहीं बच्चों की सही भी बताई गई है कि नहीं टाइम, तो एस्ट्रोलॉजी जब क्योंकि। आप सीख जाएंगी तो 2-4 मिनट का रेक्टिफिकेशन करना हम आपको सिखा देंगे, कैसे रेक्टिफाई किया जाता है चार्ट।
ठीक है, वो उसके लिए परेशान जी होती है। जी। ये प्रॉब्लम चैलेंज तब आता है जब जैसे लग्न बदल रही हो, जैसे 28 डिग्री पे चल रहा हो मामला, तो हाँ, 28 डिग्री पे अगर चल रहा होगा तो 8 मिनट के बाद बदल जाएगा, तो आठ बदल मिनट जाए। कभी कभी 29 डिग्री पे जन्म हो जाता है। तो अब तब ये होता है कि 3-4 मिनट बाद का अगर टाइम लेंगे तो फिर अगला हाउस आ जाएगा, अगली राशि आ हाँ जाएगी। हाँ, वहां पे प्रॉब्लम आती है और ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसको हम ठीक करना, जब आप तो ज्योतिष, उसको भी हम कर सकते हैं। हर राशि में जन्म के एट्रीब्यूट्स और और फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो जब आप ज्योतिष पूरा ठीक सीख जाएंगी तो अब आप फीचर्स, एट्रीब्यूट, उसके हाव भाव, उसके तरीके से खुद जज कर पाएंगी कि सही या गलत चार्ट को, इसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो आप करना सीख जाओगी। राइट। जी जी जी। और क्वेश्चन कोई मन में ऋषभ? सर जैसे कलयुग का आपने जिक्र किया था, तो मतलब मेरे दिमाग में कुछ टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा है कि कलयुग और सतयुग वगैरह ये एक्चुअली में थे कि ये माइथोलॉजी है, स्टोरीज हैं तो बस। अगर एक एक बात जिंदगी में बैठा लो, अगर तुम ज्योतिष सीखने आए हो, तो ज्योतिष सीखने अगर आए हो तो ज्योतिष वेदांग है, जी। वेद का हिस्सा है। ठीक है, तो वेद का हिस्सा अगर है तो फिर तुम्हें इंडियन माइथोलॉजी को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तुम्हें उसको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। और क्योंकि ज्योतिष में भी ये पहला चैप्टर सिद्धांत, देखो ज्योतिष के 3 पार्ट होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। हम लोग यहाँ पर होरा पढ़ रहे हैं, यानी इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी। सिद्धांत जब पढ़ोगे तो सिद्धांत में सारे युग और उनका कैलकुलेशन, सब कुछ, ब्रह्मा का दिन, सब कुछ बताया है। तो मैथ, ज्योतिष के 3 पार्ट हैं। ज्योतिष जो है वो त्रिस्कंद है। त्रिस्कंद का मतलब उसमें 3 स्कंद हैं। सिद्धांत, अब नॉर्मली लोग सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं। सिद्धांत पढ़ने वालों में, जैसे सिद्धांत में जो पंचांग बनाते हैं, या जो ग्रहों की और सूर्य की दूरी नापते हैं, वो सब सिद्धांत के सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आता है। संहिता हो रहा, संहिता ज्योतिष वो होती है जो लार्जर बाउंड्री पे लगती है, राजा कब मरेगा, अकाल कब पड़ेगा, भूकंप कब आएगा, सुनामी कब आएगी, प्लेग कब फैलेगा, ठीक है, रेगिस्तान में समस्या कब होगी, देश कौन सा राज्य, देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा, कौन सा देश बर्बाद हो जाएगा। यानी कि वो ज्योतिष जो लार्जर एरिया, खेती कैसी होगी, बारिश होगी कि कम होगी या ज्यादा होगी, ये सब जो, वो ज्योतिष जो एक लार्जर एरिया को अफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं संहिता ज्योतिष। और तीसरी होती है होरा। होरा का मतलब इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी, गाड़ी कब आएगी, मकान कब होंगे, बच्चे कब पैदा होंगे, करोड़पति कब बनेंगे, स्वास्थ्य कब अच्छा होगा। ये जो फालतूगिरी की ज्योतिष है, होरा की कैटेगरी में आती है। तो अब त्रिस्कंद ज्योतिष इंडिया में तुम्हें बहुत रेयर मिलेंगे जिन्होंने तीनों चीजें पढ़ी हो। ठीक है, नॉर्मली अब आदमी सिर्फ सिर्फ प्रिडिक्टिव सीखता है। ठीक है, प्रिडिक्टिव सीख लेता है और दुकान खोल के बैठ जाता है, व्यापार करने लगता है ज्योतिष में। तो अब लेकिन ज्योतिष पहले परंपरा में और गुरुकुल में, तीनों आज भी कहीं कहीं पे, बहुत जगहों पे सिद्धांत भी सिखाया जाता है। संहिता इसलिए कम हो गया क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया, भविष्यवाणी वाला, सब न्यूज में आई जाती है संहिता, आज यहाँ बादल आएंगे, कोई बड़े बड़े अब सेटेलाइट हो गए और तो पहले यही काम राज ज्योतिषी जो संहिता जानते थे वो करते थे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। संहिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कि वो जो पद्मिनी थी ना, पद्मिनी, तो उस वहाँ राजा रतन सिंह ने उसको किस लिए निकाला था भाई, एक कोई त्योहार की कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दी थी उसने, जो पंडित था वहाँ का, तो उसको जब निकाल दिया तो वो उसने जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। तो वही वही संहिता ज्योतिष पहले सब जानते थे, मतलब पहले इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी भी जानते थे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, और संहिता भी जानते थे और सिद्धांत भी जानते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गए, तो मैथमेटिक्स पढ़ने का भी चलन खत्म हो गया। जी वरना जी पहले जी। कुंडली 3 दिन तक, एक कुंडली 3 दिन लगते थे बनाने में। पहले हाँ, ग्रह स्पष्ट करो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अयांश तारा, सब कुछ जोड़ने के बाद तब जाके कुंडली, एक एक प्लेनेट के लिए सिस्टम बनाना पड़ता था भाई। इंडिया में देखो, तुम इसको ऐसे समझो, गुवाहाटी में तो रात में 3:30-4 बजे ही सूरज उदय हो जाता है, वो गुजरात में 7:30 बजे के आसपास सूरज उदय होता है। इसीलिए इंडिया में इलाहाबाद के पास, मिर्जापुर के पास एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। जैसे मान लो कि भाई गुवाहाटी में तुम्हें पता है ना सूरज जल्दी निकल आता है। हाँ पता नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो, ठीक है। नहीं, अभी हाँ, जल्दी ये निकलता एस्ट्रोलॉजर को ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, अच्छा। एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी पड़ती है, ऐसा नहीं है तुम खाली प्रिडिक्शन सीखोगे, हमारे पास ठीक आओगे हम तुम्हें सब सिखाएंगे। ठीक है अब सर। तुम्हें पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, IST? हाँ हाँ, बताओ वो कहाँ से निकलता है ये लॉन्गिट्यूड? 82.5 कुछ था हाँ, ईस्ट। 82.5, और ये निकलता है मिर्जापुर इलाहाबाद के पास से। अच्छा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो गुवाहाटी में तो मान लो 4 बजे सूरज निकल गया, तो उनके वहां तो सुबह 5:30 शाम को 4:30 4 ही बजे अंधेरा हो जाएगा, 4:30 5 बजे घड़ी के हिसाब से। इसलिए ये अब तो मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस मान लो गुवाहाटी से किसी को गुजरात में काम है, तो मतलब वो तो सब ऑफिस बंद करके भाग जाएंगे, तो गुजरात में 7:30 बजे तक उजेला रहेगा, वहां तक काम चलता रहेगा। इसलिए एक टाइम जोन बना दिया गया इलाहाबाद कि वही चाहे दाएं, उस टाइम जोन के चाहे तुम इंडिया में दाएं रहो चाहे बाएं रहो, टाइम सरकारी टाइम यही होगा काम करने का। जैसे और फेस्टिवल के में भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये अभी जब आगे पंचांग देंगे तो उसमें और तुम्हें क्लियरली इसको समझाएंगे। ठीक ठीक है, है। जैसे रशिया एशिया बहुत बड़े कंट्री हैं, तो वहाँ एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है, वहाँ 3 3 टाइम जोन होते हैं। यूएस में भी टाइम जोन 2 2 3 3 होते हैं, क्योंकि रशिया इतना बड़ा कंट्री है, तो एक टाइम जोन से कैसे होगा? वो एक जगह, इवन रशिया में एक जगह उजेला होता है, एक जगह अंधेरा होता है, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन भी लिए जाते हैं। तो जब एस्ट्रोलॉजी सीखोगे तो साथ में एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है सर। प्रिडिक्टिव के लिए इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हाँ पता हाँ। होना चाहिए ना, वरना तुम हमारी नाक कटाओगे, कोई पूछेगा तो इतने सिखाया जो थे, बता कहोगे हम जिज्ञासु महाराज ने, तो फिर हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए हम आएंगे, सारी चीजें धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तो अभी हम लोग आज के जो चैप्टर में ये समझ में हम लोग मोटा मोटा उन्होंने ये समझा कि किस तरह से मैम का 7 नंबर सेट हुआ और तुम्हारा 2 नंबर सेट हुआ। अब जब ये 2 नंबर सेट हो गया, तो 2 के बाद आगे बढ़ाते जाओ उल्टे साइड से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, 12 भर, और इनके 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 सारे भाव भर गए। और ऑब्वियस सी बात है कि अपने जन्म स्थान से फिर तुम जब आसमान में, तुम्हें पता ही है कि इतने से इतनी दूरी का जो है मेष है, तो इसमें जो जो प्लेनेट आ रहे हैं वो तुम्हारे मेष में लिख दिए जाएंगे। फिर इतने से इतनी दूरी तो घूमते जाओ, 30 30 डिग्री घुमाते जाओ गोल गोल। अगर तुम 30 30 डिग्री ऐसे घुमाते जाओ तो 360 डिग्री बाहर, तो जो प्लेनेट जहाँ पे पृथ्वी और राशि के बीच में। अच्छा, अब ये राशि कैसे डिसाइड होगी कि मेष राशि यहीं पे, ये कैसे पता करोगे? तुम लोगों ने जो पूछने वाले सवाल है वो पूछते नहीं हो तुम लोग क्योंकि अभी भाई तुम आकाश को देख के कैसे जानोगे कि मेष राशि इतनी, इतने में ही मेष राशि है, और इतने में वृषभ है, फिर इतने में मिथुन है, तीस सर तीस डिग्री उसका बाहर है, वो तुम्हें कैसे होगा, पता चलेगा? जो जो उसका शेप है शायद उससे, शेप कैसे बनता है? शेप स्टार्स के जो स्टार्स हाँ, जो बिल्कुल सही। और उन्होंने मैम आप भी समझ लीजिए, कॉन्स्टलेशंस। जैसे क्या जी जी। होता है, जैसे ये मेष राशि है, तो मेष राशि 30 डिग्री की है, ऐसे 30 डिग्री आसमान में है, तो क्या होगा? देखो वहां पे ऐसे होगा, स्टार होंगे। तो अब ये स्टार हैं, तारे हैं। इन तारों को जब ऋषियों ने डॉट डॉट करके जोड़ा, ठीक है, तो उनको लगा कि ये एक भेड़ की टाइप की आकृति बन गई। ठीक, तो इन्होंने कहा ये मेष हो जाए। तो ये आकृति को पकड़ना पड़ता है, मतलब ये तो मैंने रफली बना दिया आपको समझाने के लिए। अब जैसे एक 2 नंबर की, मान लो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर में एक स्टार ऐसे है, फिर बैल। अब ये क्या है? स्टार है सब। इनको डॉट डॉट जोड़ोगी तो लगेगा एक बैल की आकृति वाला, यहाँ पे स्टार, यहाँ ऐसे ऐसे स्टार होते हैं, तो ये बैल की फिगर बन जाती है। ऐसे कहीं पे तराजू बन जाता है, कहीं पे बिच्छू बन जाता है, कहीं पे जो है लगेगा कि एक आदमी मटका रखे हुए कंधे पे, कुंभ राशि बन जाती है। तराजू, तारे ऐसे तारे, बचपन में याद होगा ना, खेलते थे हम लोग, कॉमिक्स में आता था, डॉट डॉट को जोड़ते थे तो फिगर बन जाती थी। बस जी वही जी चीज है। जी। आसमान में कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप हाँ। ऑफ स्टार्स जो डिजाइन बनाते हैं, तो वो एक एरिया में फैले होते हैं 30 डिग्री के सर्कल में, 30 डिग्री के क्षेत्रफल में। तो उनको जब हम डॉट 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 करके बनते हैं तो एक पिक्चर बन जाती है। वो वही पिक्चर जो होती है, हमें आसमान में जो जो रेगुलर आसमान को दूरबीन से देखते हैं या रेगुलर अध्ययन करते हैं आसमान का, वो एक सेकंड में पहचान लेते हैं। दिन में सूरज की रोशनी में वो नहीं दिखते हैं, बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं, रात में वो क्लियर दिख जाते हैं कौन सी राशि आसमान के किस खंड में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तारों को बहुत सालों से वो यही काम कर रहे होते हैं, तो और उनके गुरु ने उनको वो सिखाया होता है। ज्योतिष पहले ऐसे ही होता था, बाद में ये सब उसको गणना को उन्होंने पंचांग वंचांग सब बनाया। तो आप आसमान में जो तारों की डिजाइन होती है उसको वो राशि से, और उसी डिजाइन और पृथ्वी के बीच में ग्रह टहल रहा होता है, और ग्रह के कलर। अब आज क्योंकि कोहरा और पोल्यूशन बहुत हो गया, तो ग्रह नहीं दिखते हैं, तारे ठीक से नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर तुम बचपन में याद करो 36 40 साल पहले, तो जब नानी के घर में छत पे सोते थे तो खूब तारे दिखते थे। आज जी। भी तुम शिमला इमला पहाड़ के ऊपर चले जाओ कहीं, तो तुम रात में अगर सो तो तुम्हें हम्म, तारे दिखेंगे वहां पे। अब दिल्ली विल्ली में तारे नहीं दिखते हैं, लखनऊ में तारे नहीं दिखते, क्यों? इतना पोल्यूशन है। ठीक है, जी। तो ऐसा नहीं है, 50 60 साल पहले तारे दिखते थे। बचपन अगर कभी याद करोगे अपना, तुम लोग की तो खैर मुझे नहीं पता कितनी उम्र है, लेकिन अगर बचपन में कभी दिखते थे सब।
तो अभी भी कहीं कहीं पे दिखते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है। तो उन तारों की डिजाइन से ही हम लोग आकाश के किस पोर्शन में कौन सी राशि विद्यमान है ये जान लेते थे। और जन्म में और जहाँ जन्म होता है वहां से तो पता ही होता है ईस्टर्न किस तरफ है, वेस्टर्न किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है। तो बस जैसे ही जन्म होता था उधर दिन में भी तारे दिखते हैं, लेकिन रोशनी जिनकी प्रैक्टिस होती है वो देख लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह अब आपको एक चीज एकदम आज 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 की क्लास में मुझे लगता है एक चीज आपको एकदम कंफर्म हो गई होगी कि आसमान के में स्थित ग्रह, नक्षत्र, तारों के हिसाब से कैसे हम अपनी लगन को डिसाइड करके पूरे चार्ट को भर के ग्रह उसमें बैठा के अपना टेवा, अपनी कुंडली, अपनी लगन कुंडली, अपनी जन्मांक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। तो अब ये क्या है, ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपके जीवन का गूगल मैप है। यानी अब उस सेकंड जिस सेकंड आपका जन्म हुआ उस सेकंड आकाश की जो डिजाइन थी, जो पैटर्न था, वो आपके पूरे जीवन पे असर डालेगा। क्यों? क्योंकि वेद और वेदांग में, ज्योतिष में और वेदों में क्या कहा गया है, यत पिंडे तट ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड। एज बिलो एज अबव। जो शरीर में है वही आकाश में है, जो आकाश में है वही शरीर में है। तो इसका मतलब हम सब जो हैं उन सितारों, उनकी एनर्जी, उनके ग्रेविटेशनल पुल, उनके रिदम, उनके फ्रीक्वेंसी से बाध्य हैं। राइट। यस सर, यस। ठीक बात ऋषभ? यस सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो। यहाँ तक में कोई डाउट, कोई ठीक क्वेश्चन? है। क्लियर। तो अब जब हमारे पास चार्ट मिल गया तो अब हमको ये देखना है, जैसे मान लो आप आईएएस हो, मान लो थोड़ी देर के लिए आप आईएएस हो, आपका बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल हो ना। तो आप अपनी गद्दी पे बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो तो बहुत पावरफुल हो, अपनी सीट पे बैठे हो। अब ये बताओ, आप अपनी बहन के घर के सामने से गुजरोगे तो क्या आप उतने ही पावरफुल रहोगे? सम्मान में, रिस्पेक्ट में, या रिश्ते को समझते हुए थोड़ा तो झुक जाओगी, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, ना हाँ। पड़ेगा। तो यही ग्रह जो होते हैं, जो टहल रहे होते हैं 360 डिग्री में, कहीं पे तो बैकग्राउंड में उनको उनके फेवर का एनर्जी मिल जाती है। जैसे सन जो है, अगर मेष राशि के बैकड्रॉप पे टहल रहा है तो वो एग्जॉल्टेड है, बहुत बढ़िया है, वहां पे उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुला राशि के बैकड्रॉप में गुजर रहा है, तुला राशि के सामने से गुजर रहा है, तो वो कमजोर है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके नेचर, उसके काम की जो उसका तरीका है, वहां से उल्टा एनवायरमेंट है। तो ये हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि ग्रह जो है पावरफुल तो होता है, लेकिन कभी कभी एनवायरनमेंट और माहौल ऐसा होता है जहाँ पे अब जैसे मान लो एक मंदिर का पुजारी है, उसको तुम शराब के ठेके में बैठा दो तो क्या मंदिर का पुजारी कंफर्ट फील करेगा? नहीं। वैसे ही ग्रह भी हैं। मान लो एक ग्रह जो है पूजा पाठ वाला ग्रह है, मान लो गुरु। ठीक है। अब गुरु को तुम ले जाके, गुरु जैसे प्लेनेट को तुम मकर राशि में बैठा दो, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, एक दूसरे की गर्दन काटने की जुगाड़ हो रही है कि कैसे किसका पैसा छीना जाए, कैसे, तो वो वहां जाके डेबिलेटेड यानी नीच का हो जाता है। क्यों? कहता है यार मैं तो पढ़ाने लिखाने वाला आदमी हूँ, मंत्र पढ़ने वाला आदमी हूँ, पूजा पाठ, मुझे बैठा दिया यहाँ पे मंडी में, जहाँ पे ब्रोकरेज हो रही है, दलाली हो रही है, व्यापार हो रहा है, मेरे को इन सबसे क्या मतलब? हम्म। राइट। तो इसलिए ग्रह जो हैं, तो ये और ये जो हैं, आप सोचो 9 ग्रह और 12 राशि, तो इनसे कितने फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9 ग्रह, भाई फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन समझती हैं, तो इसलिए हर जी आदमी का जी। अलग अलग होता है। जुड़वा बच्चों का चार्ट भी थोड़ा बहुत वो हायर लेवल पे अलग होता है, लेकिन अब समझो क्यों, अब हर आदमी का भाग और नेचर और लाइफ बदल अलग अलग क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप जिस समय पैदा हुए उस समय और बच्चे भी पैदा होते हैं, उनका मिलता जुलता आपसे हो सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन, हर चार्ट तो हर थोड़ी देर में 3 3 4 4 मिनट 10 10 मिनट बदल रहा है ना, प्लेनेट की पोजिशन। ठीक है। लग्न बदल रही है, आकाश तो घूम रहा है ना, प्लेनेट तो घूम रहे हैं, तो इसलिए सबके, बिल्कुल। इसलिए किसी को कोई, अब बहुत किस्मत वाला हो तो चांस की बात उसके 9 के 9 ग्रह अपनी फ्रेंडली साइन में ट्रेवल कर रहे हैं उस समय, तो उसका किस्मत बहुत बढ़िया हो जाती है, वो राजा बन जाता है। किसी का जन्म हुआ लेकिन उसके 9 में से 5 प्लेनेट खराब खराब एनवायरनमेंट, खराब खराब जगहों पे, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में टहल रहे थे, तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। कुछ का एवरेज, कुछ अच्छे कुछ खराब, तो मिला जुला के काम चल जाता है। तो यहाँ पे अगली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ग्रह जो जन्म के समय हमारे ग्रह किस एनर्जी से खेल रहे थे, क्योंकि जिस एनर्जी को वो पा रहे थे पीछे बैकड्रॉप से, जैसे ग्रह के पीछे क्या चीज होती है मैम? राशि।
राशि। तो राशि का भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है, एक ऊर्जा होती है। तो राशि अपनी ऊर्जा किसको देती है? ग्रह को। प्लेनेट को। हाँ। ग्रह अपनी ऊर्जा किसको देता है? हमारे शरीर को या पृथ्वी पे फेंकता है। तो अगर राशि ने खराब ऊर्जा फेंकी ग्रह को, तो ग्रह ने अपनी ऊर्जा उस खराब ऊर्जा के साथ लपेटी। ग्रह मान लो ठीक भी है, लेकिन क्योंकि पीछे से ऊर्जा खराब आई है, तो वो आपको भी वैसी ऊर्जा पास ऑन कर देगा। तो आपकी लाइफ में क्या होगा? चैलेंज। यानी फिर वो ग्रह आपकी इस कुंडली में खराब हो गया। अब मान लो कोई ग्रह ऐसा है जिसके पीछे जो राशि है वो उसकी मित्र राशि है, उसका एनवायरनमेंट उसका मित्र है, तो वो जो एनर्जी अच्छी मिलेगी तो वो आपके जीवन में अच्छी फेंकेगा, तो आपके जीवन में उस ग्रह से आपको आराम मिलेगी। बस इतनी सी बात समझनी है आज के दिन में। फिर कल कल आगे इसको बढ़ाएंगे चर्चा को, कि कैसे ग्रह अच्छा और बुरा होता है, पहले ये तो समझो। हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन ऋषभ और आप दोनों नहीं का? सर। अब ऋषभ तुमको यही वाली तो बात हम समझाओ अपने शब्दों में, कि ग्रह अच्छा और तो- बुरा नॉर्मल कैसे समझा जाए हाँ ठीक है। कुंडली में। ठीक है सर। तो जैसे ग्रह पावरफुल, जैसे आपने वो आईएएस ऑफिसर का एग्जांपल दिया था, तो हम्म, वो आप बोल रहे थे कि आईएएस ऑफिसर अगर हम ग्रह मान लें, तो जैसे वो जिस भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट वो है, तो हाँ उसी बैकग्राउंड का असर उस पर काफी हद तक दिखता है। जैसे अगर आपने कहा था मकर में अगर मेरे ख्याल से जुपिटर है, तो वहाँ वो शायद डिबिलिटेटेड होता है मेरे ख्याल से। तो हाँ मकर राशि के आगे अगर आपको बर्थ टाइम पे जुपिटर मिल गया, तो वो जुपिटर के जितने अच्छे इफेक्ट्स हैं, जैसे आपने कहा था कि वो पूजा पाठ और मंत्र पढ़ना और पढ़ाना लिखाने में अच्छा है वो जुपिटर, और पीछे उसकी वो गला काटने वाली और मतलब व्यापार वाली। बिजनेस वाली राशि वाली आ गई है मकर में, तो वो वहाँ आउट ऑफ प्लेस फील करेगा, तो राइट। अपने इफेक्ट्स अच्छे से दे नहीं पाएगा वो। राइट, बिल्कुल सही। तो राशि और प्लैनेट दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। मेनली क्योंकि राशि पीछे की तरफ होती है, तो पीछे से जो एनर्जी आती है वो प्लेनेट अपने अंदर उसको इन्फ्यूज एब्जॉर्ब करते करता है और अपनी एनर्जी उसमें मिक्स करके आगे पास ऑन करता है। हैं आगे। क्योंकि प्लेनेट तो कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहते हैं, राशि फिक्स होती है। राशि ट्रैवल नहीं करती है, राशि के आगे प्लेनेट ट्रैवल करता है। हम्म। प्लेनेट 24 घंटे घूमते रहते हैं, राशि फिक्स्ड है। ठीक है। जी। तो इसमें सर वो जो नक्षत्र बोलते हैं वो कहाँ, वो उनका रोल कहाँ पे होता है? उनका रोल भी कल बताएंगे। आज अभी राशि समझ ठीक। लो, कल नहीं। राशियों में ही नक्षत्र, जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे राशि मान लो घर है, कॉलोनी है ना, जी। गोल हम्म। कॉलोनी है। तो उसमें अलग हम्म। अलग फ्लैट है 30-30 डिग्री के। तो उस 30 डिग्री में बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, किचन है, वो नक्षत्र है। एक राशि में नक्षत्र, राशि, नक्षत्र रहते राशि में ही है, या अच्छा। नक्षत्रों से मिलके ही राशि बनती है। सर ये मुझे पूछना था कि नक्षत्र जो है वो राशि के पीछे होते हैं आकाश में, कि उसके समाहित होते राशि हैं? के पीछे नहीं होते हैं, राशि और नक्षत्र दोनों साथ होते हैं। मतलब 3 नक्षत्रों, 2.25 नक्षत्रों को जोड़ के एक राशि बना दी जाती है, वो हम कल बता देंगे तुम्हें। हाँ ठीक है। हमने बोला ना, राशि मकान है, हाँ और हाँ मकान के हाँ। जो कमरे हैं वो हम्म। नक्षत्र हैं, तो फिर ठीक आगे है। पीछे नक्षत्र। मतलब है। और उसमें जो रह रहे हैं वो प्लैनेट है। हाँ, उसके आगे से जो टहल रहे हैं वो कह सकते वो हो कि प्लैनेट। ऑक्यूपेंट है। राइट, डन। तो आज फिर ऋषभ रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से तुमने कर ही ली होगी। हाँ हाँ सर। तो अब ठीक। इसको ध्यान से इन चीजों को अपने मन में बैठाओ, और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चीजों को आगे समझेंगे धीरे धीरे। अभी ठीक। बेसिक्स है ये, क्योंकि चार्ट की नो हाउ बताना जरूरी था तुम लोगों की कैसे बनता है। ठीक अगर जी ये नहीं जी। करोगे तो काम बनेगा नहीं, राइट। ठीक है सर। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, और ठीक है सर। धीरे धीरे इसी तरह कुछ दिन में हम लोग आगे बढ़ेंगे।